वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। फिलहाल आपको पता है कि हम लोग रिलेशन फंक्शन टॉपिक को रन करा रहे हैं, जिसमें डाउट सेशन चल रहा है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, एक्चुअली ये उसी वीडियो का एक हिस्सा है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए उसको दो हिस्सों में मैंने ब्रेक कर दिया है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप जानते हैं क्या लिखा गया है? चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए इज लेस और इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड होगा या नहीं होगा। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेरी बुक से है, पेज नंबर 6, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चा लिखने का वे ऑफ राइटिंग मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। और वे ऑफ राइटिंग में यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है। हाँ बच्चा, तो यहाँ से अगर हम लिखने के तरीके को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें हमेशा रिलेशन के लिए एक सेट दिया होगा। यहाँ पर जो आपको आर दिया जा रहा है वो एक्चुअली सेट ऑफ रियल नंबर है। मैंने इसके पहले भी आपको 2 बार बता रखा है कि एक आर जो मैं ये बनाता हूँ ये एक्चुअली रियल नंबर आर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये आर आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप बुक में देखेंगे इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो वो ये वाला आर ना बना करके वो एक्चुअली डार्क आर बनाते हैं, डार्क आर। ठीक है, तो डार्क आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। स्टैंडर्ड नोटेशन है, जैसे मुझे पता है वैसे आपको पता होना चाहिए। तो जो भी चीजें मैं जो भी सिंबल्स यूज करता हूँ एक्चुअली स्टैंडर्ड नोटेशन पर हैं। आप ये नहीं समझिए कि मैं आर को स्टाइलिश बनाने के लिए इस तरीके का आर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से सेट आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर रहा। इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो आर रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर इज डिफाइंड एज, ये आपको डेफिनेशन दे दी गई है। और इसके मैंने कहा था कि इसको हम लोग कुछ रीराइट कर लेते हैं इस पैटर्न पर। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो बच्चा देखो, मैंने आपको बताया कि चीजें वही प्रूफ की जाती हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है उसको प्रूव नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर काउंटर एग्जांपल दिया जाता है। काउंटर एग्जांपल मतलब वो पॉइंट जहां पर वो बात फेल हो रही है, सीधे उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, तो हमने ले लिया कि ए इक्वल्स टू 1/2 है। अब आप जानते हैं ए आर ए होता है, ए आर ए रिफ्लेक्सिव के लिए सिंगल एक एलिमेंट होता है। बच्चा 1/2 कहा जा रहा है, 1/2 इज लेस और इक्वल्स टू 1/8। बच्चा ये क्या है? ये तो इम्पॉसिबल है। इसे मैथ में कभी हो सकता है कि 0.1 और 0.5 और 0.1 को देखें तो 0.1 बड़ा हो जाए? नहीं बच्चा, 0.5 बड़ा है, 0.1 छोटा है। लेकिन यहाँ पर देखो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि R is means relation is violated, relation is violated मतलब means R is not reflexive। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, R is symmetric की बात करते हैं। तो A की वैल्यू 1 ले लिया, B की वैल्यू 2 ले लिया। देखो ये होल्ड हो रहा है, लेकिन ये होल्ड नहीं हो रहा है। तो पता चल रहा है A R B से कभी भी हम B R A इंप्लाइज नहीं करा पाएंगे। इससे पता चल रहा है कि R is also violated means symmetric relation is also violated, it means R is not symmetric। बच्चा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं तो ट्रांजिटिव में हमने 3 एलिमेंट्स ले रखे हैं। A इक्वल्स टू 9 ले लिया, B इक्वल्स टू 3 ले लिया, C इक्वल्स टू 2 ले लिया। As well as we will put all the values, then A R B means 9 is less or equals to 3 क्यूब। 3 क्यूब क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो A is less और equals to B क्यूब मेंशन कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि 27 9 से बड़ा होता है, ये ऑब्वियसली ट्रू है। सेकंड में 3 is less और equals to 2 क्यूब मतलब 3 छोटा है 8 बड़ा है, ये भी ट्रू है। जबकि इन दो को कंप्रेस करने के बाद में हम लेते हैं A R C, then 9 is less और equals to 8। क्या ये बात सही है कि 8 छोटा होता है 9 से? क्या ये बात सही है कि 8 बड़ा है 9 से? बच्चा ये बात बिल्कुल गलत है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट R is not transitive, R is not transitive। इससे पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव ये सभी वायलेटेड है, मतलब ये इनमें से कोई भी होल्ड नहीं कर रहा है। बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आगे समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा क्या बात कही जा रही है? आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन को कंफर्म करना है। हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा क्या बात कही जा रही है? कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करने हैं आज की क्लास में। और अगर मिल जाते हैं तो डैम श्योर डिस्कस करेंगे। हाँ, कहा जा रहा है बच्चा, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो थोड़ा सा बच्चा रफ करते हैं, और रफ क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कही जा रही है? कहा जा रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए आपको एक सेट दिया गया है। तो यहाँ पर जहां आर है वहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये सब बिल्कुल अब आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद में क्या है? गिवन बाई। अब अच्छा देखो, आर आपको वो फिर से डिफाइन कर रहा है, बोल रहा है ए कॉमा बी सच दैट। और यहाँ पर इस बार देखो रिलेशन क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन।
mod of a minus b is even such that a comma b belongs to set a। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अगर ये सच में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो बात फिर वही है, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको किसी एग्जाम्पल से हम नहीं प्रूफ करेंगे, बल्कि इसको पूरा कंप्लीटली हर नंबर के लिए प्रूफ किया जाएगा। आर्बिट्री मींस हमने लेट किया, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, मींस ए आर्बिट्री एलिमेंट हमने एक ही ले रखा है। रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट्स ले जाते हैं बच्चा? एक एलिमेंट लिया जाता है। जब रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिया जाता है तो हमें क्या पता चलता है यहाँ से? ए आर ए। ए आर ए का मतलब क्या हो गया? अब देखो इस रिलेशन को यहाँ से मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन। एकदम आसान है। ए आर ए बच्चे क्या बना देता है? मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल्स टू इवन। अरे यार इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चा? वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं इवन कहलाते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं इवन कहलाते हैं। यहाँ से बच्चा देखते हैं a माइनस ए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब आप जानते हैं 0 इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड डिविजिबल बाय 2 एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज इवन। तो यहाँ से बच्चा हमको मिल क्या जाता है? एक इवन नंबर मिल जाता है। तो क्या बात पता चलती है? आर इज रिफ्लेक्सिव। इसको यहाँ से हटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा बच्चा। नेक्स्ट में आप जानते हैं सिमेट्रिक के लिए, और सिमेट्रिक के लिए इस बार हम लोग कितने एलिमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं? 2 एलिमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम आगे इसी सीरीज में क्या सीख सकते हैं। हाँ बच्चा, तो हमने ले लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब ए आर बी का देखो बच्चा क्या मतलब है? ए आर बी का मतलब ये है कि ए इज लेस और इक्वल्स टू a minus b is equals to even। एक्चुअली डेफिनेशन ये चल रही है, a r b means a minus b is even mod of a minus b। बच्चा यहाँ से जब b r a को हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या बना देता है? mod of b minus a is equals to even। ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं? यूजिंग 1। और जैसे ही आप इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखने को मिलता है a r b, दिस इंप्लाइज दैट mod of a minus b is equals to even। हमने यहाँ से क्या किया बच्चा? माइनस साइन को कॉमन कर लिया, देन b minus a इक्वल्स टू इवन। अब मॉड ऑफ b माइनस ए बच्चा ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। b माइनस ए इक्वल्स टू इवन। और यहाँ से बच्चा हमको ये देखो b माइनस ए एक्चुअली क्या है? ये b आर ए है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है? a आर बी, दिस इंप्लाइज दैट b आर ए। हम यहाँ पर बता सकते हैं बाई 2, बाई इक्वेशन 2। r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। थर्ड की बात करते हैं, r इज ट्रांजिटिव। तो r इज ट्रांजिटिव के केस में बच्चा हमें कितने एलिमेंट्स अडॉप्ट करने होते हैं? 3 एलिमेंट्स अडॉप्ट करने होते हैं। चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने अडॉप्ट किया 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो यहाँ से हमने अडॉप्ट किया ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है भैया, चलो जरा डिफाइन करते हैं इसी जगह से। इसी जगह से इसको बच्चा पूरा ही थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हाँ, यहाँ से समझेंगे। यहाँ से ए आर बी मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन। सेम बी आर सी की जब बात करते हैं तो मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू इवन। फिर ए आर सी की बात करते हैं देन मॉड ऑफ ए माइनस सी इक्वल्स टू इवन। ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2 और ये होगा इक्वेशन 3। अब बच्चा हम लोग क्या करते हैं? हम बताते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। अब 2 इक्वेशंस का बाई नहीं बच्चा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें क्या पता चलता है? ए आर बी कॉमा बी आर सी, दिस इंप्लाइज दैट। आपको पता चलेगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू इवन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो मॉडुलस चल रहा है आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो मॉडुलस रन हो रहा है शायद आप उससे बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जो मॉडुलस रन हो रहा है, ठीक है, ये एंड जो रन हो रहा है शायद आप उसको बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बता रखा है। यू आर फ्री, आप फ्री हैं किसके लिए? इस एंड के लिए। यू कैन अप्लाई एनी टाइप ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन whatever do you want to apply in place of and, but you have to gain the equation number 3rd if in any type of means at any rate, at किसी भी कीमत पर at any rate you are unable to get the equation number 3, it means relation is not transitive। आप कुछ भी कर लें, अगर किसी भी तरीके से equation 3 को गेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मतलब यह है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो जैसे कि मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि मुझे रिलेशन ए और सी के बीच में चाहिए तो ए माइनस सी चाहिए। तो मुझे पता चल रहा है कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो बात बन जाएगी। मगर याद रखना कि ये दोनों सीधे ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे? क्योंकि ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है और 2 मॉडुलस सीधे ऐड नहीं होते हैं। इसलिए इस पे थोड़ा सा बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा? चतुराई दिखाना पड़ेगा।
इसको हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया ब्रैकेट में। अब आप जानते हैं कि जब भी यहाँ से मॉडुलस हटता है, एक्चुअली देखो इसको मैथमेटिकल पोर्शन पर दिखाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब यहाँ पर लिखा गया है इवन, तो इवन का मतलब ये 2 का मल्टीपल रहा है, तो हमने मान लिया ये 2k1 है। अब अच्छा, जब यहाँ से मॉडुलस हटेगा तो मॉडुलस हटने पर आपको प्लस माइनस 2k1 देखने को मिलेगा। हालांकि इतनी लंबी थ्योरी नहीं बता रहे हैं, आप सिंपली ब्रैकेट मॉडुलस को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, यहाँ से एंड, फिर बच्चा b माइनस सी इक्वल्स टू इवन। अब तुमको क्या करना है, इस एंड का काम प्लस से करा देना है। दोनों को जरा ऐड कर दो। दोनों को जैसे ही आपने ऐड किया, आपने जैसे ही दोनों को ऐड किया, इधर देखो, इधर जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया, आपको यहाँ से क्या देखने को मिलता है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू इवन। अरे भाई, दो इवन नंबर का सम भी क्या होता है, इवन होता है, तो इवन प्लस इवन इक्वल्स टू क्या हो गया, इवन हो गया। बच्चा देखो यहाँ b से b कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी a माइनस सी इक्वल्स टू इवन। अरे यार, इस ब्रैकेट को मॉडुलस में ले लो, देन मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल्स टू इवन। यहाँ से तुमको क्या पता चलता है, a r c। अब देखो हमने लिया क्या था, a r b, b r c, और मिल क्या गया, a r c। इससे क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट। इससे बच्चे क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट r is ट्रांजिटिव। अब इससे ये क्लियर हो गया है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस क्यों किया जा रहा है। तो बच्चा, इस क्वेश्चन को हम फिर से दो मेथड से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को दो मेथड से डिस्कस किया था। ये तो देखिए, ये रहा आपका वर्बल पार्ट, ठीक है, इसको थ्योरेटिकली सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ पर हमने सेट ए एलिमेंट, एक आर्बिट्री एलिमेंट को सेट ए के अंदर तो लेकर के जा रहे हैं, मगर हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, जैसे कि 5 हैं, उन 5 का क्या रोल है। तो हो सकता है कि ये कुछ कम समझ आया हो, लेकिन देखो ये अभी अच्छे समझ आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस में वर्बल फॉर्म पर ही आपको बताता चल रहा हूँ, वेरिएबल फॉर्म पर ही आपको बताता चल रहा हूँ। अब देखते हैं इसका विजुअल पार्ट। इसका कौन सा पार्ट देखने जा रहे हैं, विजुअल पार्ट देखने जा रहे हैं। तो बच्चा, विजुअल पार्ट के लिए थोड़ा सा इसको रफ करना होगा और फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मगर देखो बच्चा, जो मेथड अब बताने जा रहे हैं वो आपको समझ तो अच्छे से आएगा, लेकिन याद रखना ये सभी जगहों पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेट कोई स्मॉल है तो फिर ये मेथड एप्लीकेबल होगा, और अगर सेट लार्ज है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, तो फिर बच्चा ये मेथड आपको थोड़ा सा दर्द देगा। चलो बच्चा देखते हैं सेकंड केस। हम जनरेट करने जा रहे हैं a क्रॉस a। जब a क्रॉस a जनरेट करोगे तो 1 2 3 4 5 क्रॉस, हाँ, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 और 5। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a? क्या कोई मुझे रिप्लाई कर सकता है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a? आपके पास 10 सेकंड का समय है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर खुद से देंगे, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ बच्चा, ये देखो 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हम करा रहे हैं, 1 का 1 के साथ में, देन वी गेट दी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5। अगर कुछ लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो इसके लिए क्लास 11th की वीडियोस वॉच कर लेंगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने वहां पर अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर बच्चे आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये 1 का इन 5 एलिमेंट्स के साथ में, आफ्टर देन 2, देन 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 एंड 2 5। ठीक है भैया। फिर देखो नेक्स्ट 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 एंड 3 5। बच्चा फिर देखो नेक्स्ट 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 एंड 4 5। फिर बच्चा देखिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। यहां से बच्चा ये देखिए हमारे पास इतना डाटा जो है वो अवेलेबल है। हालांकि अगर हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो एक रो में 5 एलिमेंट्स है, 5 रोज हैं, तो 5 into 5 देन कार्डिनलिटी 5। अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले से प्रूफ करना चाहें तो Na क्रॉस Na मींस Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A 5 into 5 इक्वल्स टू 25। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये देखो 25 एलिमेंट्स जनरेट हुए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये मेथड तभी वर्क करेगा जब यहाँ पर स्मॉल साइज सेट होगा, क्योंकि लार्ज होगा। आप सपोज करो यहाँ पर 12 एलिमेंट्स ले लें, 12 एलिमेंट्स ले लिए, मतलब 12 into 12 कितना हो गया, 144 एलिमेंट्स हो गए। तो फिर बच्चा उतने एलिमेंट्स को इस तरीके से डिफाइन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये क्या जनरेट हुआ है, A क्रॉस A जनरेट हुआ है। अब देखो इसी जगह से बच्चा तीसरा केस मीन्स आर रिलेशन, तीसरा केस मतलब तीसरी कंडीशन है, तीसरा पॉइंट है आर रिलेशन। आप जानते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज डिफाइंड एज। और बच्चे किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो बच्चा यहाँ से अभी आपको देखने को मिलेगा, यहां से अभी आपको देखने को मिलेगा रिलेशन आर। कहा जा रहा है आर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल्स टू इवन, a माइनस बी इक्वल्स टू इवन, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट ए, ठीक है। एक चीज यहां पर समझनी होगी, जो मेंशन किया जा रहा है मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू इवन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चा कि वी हैव टू कंसीडर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका साइन क्या है कोई मैटर नहीं करता है। मतलब 1 माइनस 2 करने 1 माइनस 3 करने पर भी आपको -2 देखने को मिल रहा है और 3 माइनस 1 करने पर +2 देखने को मिल रहा है। +2 हो या -2 हो, इवन की डेफिनेशन ये होती है कोई भी नंबर 2 से अगर डिविजिबल है तो वो इवन है। अब -4/2 करते हैं तो बच्चा -2 मिल रहा है, माइनस साइन से क्या ही लेना देना है, ये पता चल रहा है ये नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। सेम प्रोसेस अगर हम +4 के लिए बात करते हैं, डजंट मैटर वेदर 4 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट शोज दैट 4 इज इवन नंबर। तो आइए जरा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये जो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म पर, हम इसकी मदद से इसको रोस्टर फॉर्म पर लाना चाहते हैं। हाँ, तो हमको क्या चाहिए, एक इवन नंबर चाहिए। अब जब इवन नंबर की बात करते हैं तो जरा ध्यान देना, इवन नंबर की इस कैटेगरी में एक तो ये वाला देखो ब्लॉक, ये सब आपस में कैंसिल होंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, 0 0 0 देखने को मिलेंगे। इसी सीरीज में बच्चा फिर आगे देखते हैं, ये 3 1 4 2 5 3 आफ्टर देन 5 1, ये ब्लॉक यहां से देखो 3 1 4 2 और फिर ये देखो। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी ब्लॉक यहां से जनरेट हो रहे हैं ये सारे के सारे हाँ, अब देखो ये वाला भी अगर ब्लॉक लेते हैं तो ये ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स कंसीडर हो चुके हैं। चलो भैया जरा क्या करते हैं कि इनको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो हमें देखने को मिलता है 1 1 फिर 1 3 फिर 1 5, फिर बच्चा नेक्स्ट 2 2 2 4, फिर बच्चा नेक्स्ट 3 1 3 3, फिर 3 5, फिर 4 2 4 4, 5 1 5 3 एंड 5 5। ये देखो वैल्यू जनरेट हो चुकी हैं। तो बच्चा अभी हमारे पास ओवरऑल यहां से देखते हैं तो कितनी वैल्यूज हैं, 3 1 4 3 1 4 4 8 एंड 5 8 5 13। यहां से देखते हैं 4 4 8 4 12 और 1 13, एकदम सही है। यानी ये रिलेशन हमारे पास रोस्टर फॉर्म पर आ चुका है। अब इस आर के अंदर आप देखेंगे उतने ही एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जितने की इवन मींस डिफरेंस इवन दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं, रिफ्लेक्सिव मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 रोस्टर फॉर्म के थ्रू ही वहां पर डिफाइन किया जाएगा। तो मैंने आपको समझाया था कि जितने भी एलिमेंट्स इस सेट ए के अंदर होंगे उतने ही पेयर ऑर्डर पेयर आपको वहां पर देखने चाहिए। मतलब 1 2 5 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। देखो जरा 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। ये देखो ये ब्लॉक अभी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या बताएंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहां से क्या पता चलता है, बाई टेबल। बच्चा टेबल से एकदम साफ साफ क्लियर हो पा रहा है। बच्चा क्या क्लियर हो पा रहा है, यहां से क्लियर हो पा रहा है कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 बिलोंग्स टू आर। दिस implies that R is reflexive. R is reflexive. सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, R is सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में कभी भी हमें ये नहीं चेक करना होता है कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ मेंशन है वो पेयर वाइज वहां पर हैं कि नहीं है। हमें ये देखना होता है कि a, b और b, a अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो इस टेबल से साथ साथ हमें समझ आ जाएगा, अगर यहाँ 3 1 है तो यहाँ पर 1 3 है, अगर ये 4 2 है तो 4 2 4, अगर 5 3 है तो 3 5। वैसे भी अगर हम बात करें तो छोटा सा ट्रिक है और उस ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस ब्लॉक को हम इस तरीके से ले लें तो देखो ये जितनी भी ग्रीन लाइंस हैं ये ब्लू लाइन के अबव जैसा ही हिस्सा है वैसे ही बिलो भी हिस्सा है।
इससे पता चल जाता है ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक को पहचानने का एक तरीका होता है, सिस्टम को टैबलेटेड फॉर्म पर लाओ और टैबलेटेड फॉर्म पर लाने के बाद में प्रिंसिपल डायगोनल को ट्रेस करो। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखो सिमेट्री है या नहीं है, अगर सिमेट्री है तो मतलब वो सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्री है तो मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। हमें सारे एलिमेंट्स को चेक नहीं करना है जो हमारी कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, बस उन्हीं एलिमेंट्स, जैसे 5,1 यहाँ है तो 1,5 इधर है, मतलब ये क्या है, ये देखो पूरी तरीके से सिमेट्रिक हो रहा है। तो यहाँ से क्या बता देते हैं, बाई टेबल, बाई टेबल, हाँ बच्चा क्या पता चलेगा, बाई टेबल आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बच्चा नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा केस क्या बनेगा, आर इज ट्रांजिटिव, और बच्चा ये ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आप यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, जैसे अब हमने ये दोनों ले लिए, तो ये ऑब्वियसली ट्रांजिटिव बना रहे हैं। क्यों ट्रांजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम टैली नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली ट्रू है। जबकि इसी जगह पर हमने 5,1 ले लिया और 1,3 ले लिया, तो देखो 5,3 अवेलेबल है यहाँ पर। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो यहाँ से बच्चा जब ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या बताएंगे, देखो आर इज ट्रांजिटिव, यहां पर मेंशन कर रहे हैं आर इज ट्रांजिटिव। इस सिचुएशन में हम लोग क्या बताएंगे, सिचुएशन में बताएंगे बाई टेबल, बाई टेबल ऑब्वियसली ट्रू एंड देयरफॉर नथिंग टू डू, नथिंग टू डू। बात समझे या नहीं समझे। तो कुल मिलाकर के यहां से ये पता चलता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस R is इक्विवेलेंस रिलेशन, R is इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं। आइए बच्चा इसी सीरीज में जरा हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आल्सो शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, बहुत ही ज्यादा गहरी बात कह दी गई है। कहा जा रहा है ऑल्सो सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, आप जानते हैं कि कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस बच्चा हमेशा क्या होता है, इवन होता है। जैसे 3 और 5 ले लिया, तो 3 और 5 का डिफरेंस क्या आया, 2 आया, 2 देखो एक इवन नंबर है। सेम प्रोसेस अगर 1 और 5 हमने ले लिया, तो 1 और 5 का डिफरेंस क्या है, 4 है। कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो कुल मिलाकर के हमको यहाँ से पता चल रहा है कि दो ऑड नंबर का डिफरेंस बच्चा क्या होता है, हमेशा एक इवन होता है, ठीक है। और सेम दो इवन नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है, इवन होता है, और इसीलिए ये सब क्या है बच्चा, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां से बच्चा स्टेटमेंट आपको केवल लिखना होगा सिंस 1 3 5, इसी जगह पर देखो लिख करके बता देते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लिख देंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर ऑड, आर ऑड, therefore they are related to each other। क्या क्वेश्चन में मेंशन है, हाँ, therefore they are related to each other means 1 3 5 are related to each other। तो हम they are related to each other। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आगे और भी समझने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसेस बच्चा 2 4 6 के लिए कह रहा है, तो 2 4 6 भी खुद से कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे। आप जबकि पूछ रहे हैं कि क्या 1 3 5 2 4 से कनेक्टेड हो सकता है, बच्चा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं एक इवन और एक ऑड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक ऑड नंबर जनरेट होता है, ना कि इवन नंबर जनरेट होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम लोगों ने दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा, आप चीज़ों को बेहतर तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाए होंगे। आइए, ये क्लास अभी यहीं पर नहीं रुकती है, इसी के साथ में बच्चा एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन बेसिकली रेस किया जा रहा है प्रतिभा एंड पूर्णिमा की तरफ से। ये क्वेश्चन रेस किया जा रहा है प्रतिभा एंड पूर्णिमा की तरफ से, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या सीख सकते हैं। इस बच्चा पूरे ब्लॉक को रफ कर देते हैं।
आसान सा टॉपिक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख जाना सभी लोग, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता देना, क्योंकि अभी इसी में इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद बच्चा इक्विवेलेंस क्लास बनती है। क्या कहा? इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद बनती है इक्विवेलेंस क्लास। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही आपको रिलेशन एंड फंक्शन का एक चार्ट प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि आप उसके साथ में अपनी विजिबिलिटी को थोड़ा बेहतर कर पाएं और एक अच्छी माइंड मैपिंग कर पाएं। चार्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, एक बार वो बन जाएगा तो चीज़ों को आप बेहतर तरह से समझ पाएंगे। आइए बच्चा जरा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात कही जा रही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चा देखो, लिखने का तरीका वही होगा, लिखने के तरीके में किसी तरह के कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या बात कही जा रही है? सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन दैट, गिवन दैट। अब देखो, अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है और लिख दिया पॉइंट नंबर 1। अब देखो बच्चा, यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, बोल रहा है ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेकेंड पॉइंट, आर रिलेशन, क्या कहा? आर रिलेशन, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब जब एक ही सेट है तो उसी के साथ में होगा इज डिफाइंड एज। हाँ भैया, किस तरीके से डिफाइन किया गया है आइए जरा समझ लेते हैं। कहा जा रहा है T1, T2, T1, T2 सच दैट, फिर कहा जा रहा है T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। आइए बच्चा जरा समझ लेते हैं। हालांकि इसी टाइप का क्वेश्चन और कॉन्ग्रुएंसी पर बेस था, वो मैंने बता दिया था। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन को क्या है, कंप्लीटली मैथमेटिकल फॉर्मेट पर लाया जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज T1 R T2, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अब देखो बच्चे, क्या है कि यहाँ पर एक जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है सिमिलर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका सिंबल मैथमेटिक्स में होता है, इसलिए ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर सिमिलर का सेंस वही है बच्चा जो आप लोअर क्लासेस में आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है। सिमिलर मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जैसा है, मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट छोटा है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है। जैसे कि हमने ये ले लिया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन ये दोनों किस तरीके के हैं बच्चा? ये दोनों सिमिलर हैं। ये क्या है? ये सिमिलर है। यहाँ पर इसकी साइड 6 6 6 है, जबकि इसकी साइड 2 2 2 है। क्या मेरी बात समझ पाए? जबकि ये एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ये एक हमने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, एक सेम साइज का फिर से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ से ये प्रूफ करता है कॉन्ग्रुएंसी। इसको अगर थोड़ा सा और भी आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आपको शायद बेहतर तरीके से समझ आएगा। जब आप मार्केट में अपने लिए एक टी शर्ट परचेस करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर को बोलते हैं कि भैया ये टी शर्ट जरा दिखाइए मुझे। अब वो दिखाना शुरू करता है तो शायद आपके मान लेते हैं कि आपके 26 नंबर टी शर्ट आती है। अब उसने आपको दिखा दिया 30 नंबर, तो आप कहते हैं भैया पीस तो बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन क्या करिए इसका थोड़ा सा स्मॉल साइज दिखा दीजिए, एक्चुअली मेरे 28 नंबर लगता है। तो वो उस बंदे ने क्या किया कि सेम प्रोडक्ट सेम साइज, सॉरी सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। ये एग्जांपल बच्चा किसका है? ये एग्जांपल है सिमिलर का। इसी जगह कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 28 नंबर टी शर्ट को परचेस किया और तुरंत ही कोई दूसरा व्यक्ति भी पहुंच गया, उसने कहा भैया ये टी शर्ट हमको पसंद आ रही है, हम भी लेंगे, मतलब मुझे भी एक पीस आप जनरेट कर दें, मीन्स दे दें। तो बच्चा उसने क्या किया, 28 नंबर एक दूसरा पीस निकाला, उसको दे दिया। अब दोनों ही 28 नंबर है, दोनों ही सेम कलर के हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, सब कुछ सेम, मतलब ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, घर में ब्लेड समझते हैं ना, ये जो एक पैनी धार वाला आता है जिससे थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बनाई जाती है, पापा लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चा वो वाली जो ब्लेड की एक बंडल आता है, वो पूरा का पूरा बंडल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। मेरी बात समझे नहीं समझे? ब्रेड मार्केट से परचेस करके लाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जो ब्रेड आप लाते हैं वो ब्रेड का बंडल, दिस इज एग्जांपल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। सेम प्रोसेस, बैग ऑफ नोट्स, नोटों की जो गड्डी होती है आपने देखा होगा, जैसे 10 की गड्डी है तो उसमें सेम साइज का सेम ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ आ गया है। ठीक है, तो चलिए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हालांकि कुछ लोग वो SAS कुछ इस तरीके की भी डेफिनेशन बताते हैं, मुझे थोड़ा सा कम ही समझ आती है। हाँ, आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। हालांकि ये चलो एक होमवर्क तुम्हारे लिए दे देते हैं। आपको क्या करना है, होमवर्क में आप मुझे बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है और सिमिलर क्या है। ठीक है, बाय मैथमेटिकली। अभी देखो प्रैक्टिकली तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल देकर के आपको बता दिए, मैथमेटिकली आप मुझे बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर एक्चुअल क्या है।
तो यहाँ से देखिए ये सिंबल भी हमारे पास, अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट पर ले आए हैं। यहाँ से पहली हेडिंग क्या डालेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या कहा, आर इज रिफ्लेक्सिव। हाँ भैया, जब आर रिफ्लेक्सिव होगा तो अच्छा हमें क्या देखने को मिलेगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। कितने ट्रायंगल्स लेते हैं, वन ट्रायंगल लिया। यहाँ से क्या देखने को मिलता है, T1 बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ से क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, T1 R T1। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T1। तो ये क्या है, ऑब्वियसली ट्रू है। ये क्या है, ऑब्वियसली ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू, नथिंग टू डू। ठीक है, ये एकदम सही है और अब आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग चीजों को आगे समझ सकते हैं। सेकेंड केस क्या रहा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ये बच्चा सेकेंड केस रहा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। यहां से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, T1 R T2, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। जबकि इसी जगह पर T2 R T1 तुम्हें देखने को मिलेगा, तो ये क्या बताएगा, T2 इज सिमिलर टू T1। ये भैया इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, और हमने यहाँ से लिख दिया है यूजिंग 1। जैसे ही हमने 1 का इस्तेमाल किया तो तुमको देखने को मिलेगा T1 R T2, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। बच्चा अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 किसके सिमिलर होगा, T1 के सिमिलर होगा। तो बच्चा इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T1, T2 इज सिमिलर टू T1। बिल्कुल आसान है। ये अगर ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, अगर हम कहें ये इसके सिमिलर है तो फिर ये भी तो इसके सिमिलर है, तो बात बराबर हो गई। क्या मेरी बात समझ पाए, ये केस सिमिलर का केस, कॉन्ग्रुएंसी का केस, इक्वल का केस, ये सब बच्चा एक ही है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। हालांकि सिमेट्रिक में परपेंडिकुलर का भी एक केस होता था कि अगर लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2 देन L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। सेम, अगर राम का भाई श्याम है तो श्याम का भाई राम है, तो सिमिलर। यहाँ पर जो T2 इज सिमिलर टू T1 है, ये आसानी समझ आ गया होगा। हालांकि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है T2R T1। यहाँ पर क्या है, T1R T2। ये क्या है, T1R T2। ये बना क्या रहा है, T2R T1। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से तुमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से तुमको पता चलेगा R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग चीजों को आगे समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, इसी सीरीज में एक तीसरा केस, और तीसरा केस अब आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बताया जा रहा है, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। अब बच्चा ट्रांजिटिव देखो एकदम आसान है। इसमें क्या आ जाएगा, T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने एक बार नहीं कई बार आपको समझाया हुआ है, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं, बात बन जाती है। सिमेट्रिक में दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक इक्वेशन 1 बनेगी, एक इक्वेशन 2 बनेगी, हमेशा इक्वेशन 1 इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट्स लेते हैं, 3 इक्वेशन बनती हैं। इक्वेशन 1 चलिए बनाने चल रहे हैं, जिसमें बताया जाता है T1 R T2, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये इक्वेशन 1। फिर हम बनाते हैं T2 R T3, दिस इंप्लाइज दैट T2 इज सिमिलर टू T3। ये इक्वेशन 2। फिर हम बना देते हैं T1 R T3, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चा हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से करना है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो भैया, जैसे फर्स्ट और सेकंड को हमने लिया तो हमें देखने को मिलेगा T1 R T2, T2 R T3। दिस इंप्लाइज दैट, आपको देखने को मिलेगा T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा T1 इज सिमिलर टू T2 इज सिमिलर टू T3। अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि T2 का इस बार एंड का काम हमने किससे कराया है, इस बार हमने एंड का काम सिमिलर से करा दिया है। मैं आपको एक ही बात को 10 बार बोल रहा हूँ, एंड आप फ्री हैं, आप वहां पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको इक्वेशन 3 किसी भी तरीके से गेन करना है। अब अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, देन T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, दिस इज नोन एज T1 R T3, T1 R T3। क्या कहा, T1 R T3। लिया क्या है, T1 R T2, T2 R T3, और ये बना देता है T1 R T3। तो इस तरीके से पता चलता है कि R बच्चा कैसा हो चुका है, R इज ट्रांजिटिव। R बच्चा कैसा हो चुका है, R ट्रांजिटिव हो चुका है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बात कही जा रही थी कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पर नीचे लिखा जा सकता है हेंस
R is an equivalence रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो चुका है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। अब वो आपसे कुछ जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? हाँ, कंसीडर द ट्रायंगल T1 with the side 3, 4, 5, T2 with the sides 5, 12, 13 and T3 with the sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? हाँ, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर T1 की हम बात करते हैं तो T1 के पास 3 साइड्स हैं, 3, 4, 5, T2 के पास 5, 12, 13। अगर 3, 4, 5 की बात करते हैं तो 3, 4, 5 ये क्या है? ये एक पाइथागोरियन नंबर है। 5, 12, 13 ये क्या है? ये भी एक पाइथागोरियन नंबर है। और 6, 8, 10 ये क्या है? ये भी एक पाइथागोरियन नंबर है जो एक्चुअली इसी का मल्टीपल है। पाइथागोरियन नंबर से आप समझ रहे हैं कि ये तीनों ही क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहां से बच्चा पता चलता है कि ये सब क्या है? प्रोपोर्शनल है। एंड देयरफॉर यहां से आपको पता चलेगा कि अगर इस ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं 3, 4, 5 और फिर 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो अगर ये क्रिएट हो रहा है तो इसी का बड़ा रूट ये आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स ही तो हो रहा है। तो मतलब ये जो ट्रायंगल T1 है ये T3 से रिलेटेड होगा। T1 ट्रायंगल किससे रिलेटेड होगा बच्चा? T3 से रिलेटेड होगा। ट्रायंगल T1 किससे रिलेटेड होगा? T3 से रिलेटेड होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 की डिमांड की गई थी, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। फिलहाल इस एक्सरसाइज से इतने ही क्वेश्चंस की डिमांड की गई थी। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। कॉन्फिडेंस लेवल अब आपका थोड़ा सा अप हुआ होगा, चीजें आप बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं और साथ ही साथ अब आप ये भी समझ पा रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को किस तरह से अडॉप्ट करना है। क्या कहा? हमें प्रॉब्लम्स को किस तरह से अडॉप्ट करना है। तो बच्चा, एडॉप्टेशन अगर आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। एक बार लिखने का तरीका आप सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद आप किसी भी राइटर को लगाएं, आप हर बुक के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट ले पाएंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों। कुछ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनके पास एनसीईआरटी एक्चुअली वो नहीं लगा रहे हैं। हालांकि यूनिफाइड सिलेबस चल रहा है पूरे भारत का, सभी जगहों पर हर बोर्ड में एनसीईआरटी ही रन कराई जा रही है, ठीक है। फिर भी यूपी बोर्ड में कुछ रिफ्रेशर स्टूडेंट्स लिए हुए हैं तो उनका कहना यह था कि आप जो क्वेश्चंस बताते हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाते हैं, लेकिन जब मैं खुद उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लेता हूं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आप आसानी से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्या कहा? एक्सरसाइज 1.2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी बुक से है पेज नंबर 12, मेरी बुक से है पेज नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है प्रूव दैट fx इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब देखो, आर आपको एक मैपिंग दी गई है, लिखने का तरीका वही होगा, गिवन दैट, गिवन दैट। अब लिखने का तरीका वही क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि रिलेशन को ही जब हम मॉडिफाई कर देते हैं तो वही रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं किसी भी रिलेशन को वन इनपुट इक्वल्स टू वन आउटपुट कंडीशन देते हैं तो वो रिलेशन इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन में। इसलिए आपको यहाँ पर भी वही वे ऑफ राइटिंग देखने को मिलेगा जो रिलेशन में चल रहा था। हाँ, सबसे पहले हमने देखा कि हमें दिया क्या गया है, तो आपको सेट ऑफ रियल नंबर दे दिया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, यानी आर की डेफिनेशन आप बताएंगे। जब भी हम बात करते हैं रियल नंबर की तो उसकी डेफिनेशन क्या है, आप गूगल नहीं करेंगे, मैंने कई बार आपको ये याद कराया, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने बता भी दिया होगा। सेकंड पॉइंट, अब मैपिंग। अब देखो, वहां पर लिखते थे यार रिलेशन, यहां पर लिखेंगे आप मैपिंग या फिर आप फंक्शन। वहां पर आपको बताया गया है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, ठीक है भाई। और फिर इज डिफाइंड है, किस तरह से डिफाइन किया गया है? किस तरह से डिफाइंड किया गया है? एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब अच्छा, ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू दिस है ये एक्चुअली क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको याद होगा क्लास 11th में मैं आपको फंक्शन पे बहुत ज्यादा फोर्स करता था, मैं बोलता था कि आप कितना ही टॉपिक्स को लगा लीजिए, लेकिन अगर फंक्शन एक बार चेंज होगा तो फिर आप क्वेश्चंस में घूम जाएंगे। 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, ये सब हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? हमें इसमें प्रूफ करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखो टारगेट,
टारगेट बच्चा, एम क्या है, एम क्या है बच्चा, नाइदर 1 1 और नॉट ऑन 2, ठीक है। 1 1 ऑन 2 कोई प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मगर जैसे ऑन 2 अगर प्रूफ करना है तो रेंज का नॉलेज होना चाहिए, विदाउट रेंज आप नहीं बता पाएंगे। हालांकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो पहले लिखा होता है वो हमेशा किसको बताता है, ये हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ फंक्शन, जबकि ये हमेशा कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, कोडोमेन को। जबकि जब फंक्शन की बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा डोमेन नहीं होता है, डोमेन में बी अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, जो भी पहले सेट लिखा गया है ये, ठीक है। यहाँ से समझते हैं 1 1 को देखो प्रूफ करना एकदम आसान होता है, fx1 = fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 = x2। लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चेंज है बच्चा, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आइए जरा इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। क्या कहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं बच्चा, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसमें नाम से पता चल रहा है कि ये इस तरह के फंक्शंस होंगे जो हमेशा आपको क्या देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर निकाल करके देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं। जैसे कि हमने कहा 1.2, तो 1.2 अगर ये सच में बिग ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम कर रहा है, एक्चुअली नोटेशन होता है, तो यहाँ से आपको सिंपली 1 दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना भी हिस्सा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। इंटीजर पार्ट क्या है, 1 ही तो है, डेसिमल पार्ट क्या है, 0.2 है, तो यहाँ से इंटीजर पार्ट जो है वो क्या है, वो 1 है, तो इसलिए आपको 1 देखने को मिल रहा है। याद रखेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो एक्चुअली वो हमेशा n से n+1 से n पर ट्रांसफर होते हैं। किससे किस पर ट्रांसफर होते हैं, n+1 से n पर ट्रांसफर होते हैं। मतलब 1.2 है तो उसको हम क्या मेंशन करते हैं, 1 मेंशन कर देते हैं। थोड़ा सा बच्चा और गहरी बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ से लिख दिया 1.99, तो बच्चा अभी भी ये आंसर 1 ही देगा। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि नियरली 2 है या नहीं है, मतलब इस बात का है कि ये इंटीजर दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब अगर रियल लाइन पर हम आते हैं तो देखिए ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा 2। अब 1.99 कहीं यहाँ आएगा, मैंने कहा ये हमेशा अपने LHS पे ट्रांसफर होता है, तो बच्चा ये ट्रांसफर हो जाएगा। आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग, अभी हमने बात की 1.2 की, तो 1.2 नियरली यहाँ होगा। मैंने कहा ये हमेशा LHS में ट्रांसफर होता है, तो भैया ये ट्रांसफर हो गया, किधर जाएगा, 1। जब ट्रांसफर हो रहा होगा LHS की तरफ, तो जो पहले आपको इंटीजर मिलेगा बस वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी सीरीज में अगर हम देखते हैं तो हम पूछें √2, तो आप जानते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो नियरली इंटीजर क्या आया, 1 आया। जबकि इसी जगह पर हम बात करें √3 की, तो √3 के भी बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी जगह पर हम बात करें किसकी, हमने बात किया माइनस का √3। अब जब माइनस का √3 की बात किया तो ये देगा माइनस का 1.7। अब माइनस का 1.7 जरा इधर समझना होगा, ये देखो ये -1 आ गया, ये देखो यहाँ पर -2 आ गया, -1.7 कहीं यहाँ होगा, हमेशा किधर ट्रांसफर होगा, अपने से LHS पर ट्रांसफर होगा, तो मतलब आउटपुट क्या आएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस का 0.1, तो माइनस का 0.1 तो ये नहीं कि 0 इंटीजर है, नहीं, अभी हमने क्या बताया कि ये हमेशा n+1 से n पर ट्रांसफर होता है, तो माइनस का 0.1 कहीं यहाँ होगा, किधर ट्रांसफर होगा, LHS में, क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। हालांकि अभी बहुत जल्द 1 या 2 दिन में ही अभी आपको रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज देखने को मिलेगी, सॉरी ग्राफ एंड फंक्शन की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें कि इन सब चीजों को वहां पर डीपली डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि F11 है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले हेडिंग क्या डाली, F is 1 1। मैंने कितनी बार कहा है कि प्रूफ वही चीज की जाती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, और जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वो जिस पॉइंट पर फेल हो रही है बस वही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमने ले लिया लेट 1.2 कॉमा √2 बिलोंग्स टू R। देखो दोनों ही किसके अंदर है, रियल नंबर R के अंदर है। अब जब 1.2 की वैल्यू जनरेट करते हैं तो 1 मिलती है, और साथ ही साथ √2 की जब वैल्यू जनरेट करते हैं तब भी क्या मिलती है, 1 मिलती है। अब हमको क्या पता चलता है कि हम इनपुट कितने दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, जबकि आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ सेट B देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 रियल वैल्यूज इन अ सेट A। क्या कहा सर, कम बात समझ आई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चा देख लेते हैं, हमने ये देखो एक यहाँ पर डायग्राम प्रिपेयर किया, ठीक है, ये सेट A रहा, ये सेट B रहा, मैपिंग किससे किस पर हो रही है, रियल नंबर से रियल नंबर पर हो रही है। यहाँ से fx को हमने डिफाइन किया, तो fx की वैल्यू यहाँ पर क्या दे दी गई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे दी गई है। बच्चा समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये सेट रियल नंबर का है तो इसके अंदर सब कुछ होगा, इसके अंदर 0 भी होगा, इसके अंदर 1 भी होगा, इसके अंदर
√2 भी होगा, इसके अंदर √3 भी होगा, इसके अंदर बस 3/2 भी होगा एंड सो ऑन, सब कुछ होगा। सेम प्रोसेस यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको माइनस का 1/2 भी देखने को मिलेगा, साथ में माइनस का 1/3 भी देखने को मिलेगा, माइनस का √3 भी देखने को मिलेगा एंड सो ऑन, सभी कुछ देखने को मिलेगा बच्चा। सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। यहाँ से x बिलोंग्स टू a, यहाँ से fx बिलोंग्स टू b, ये आप जानते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डोमेन। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कोडोमेन। अब आप जानते हैं कि जब जीरो की हम वैल्यू जनरेट कर रहे होंगे तो जीरो को जब यहाँ रखोगे तो जीरो में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 1 को जब हमने रखा, हाँ बच्चा, जब 1 को रखा तो इसने हमको क्या निकाल करके दिया? 1। √2 को रखा तब भी ये 1 निकाल करके देगा, क्योंकि 1.4 आप जानते हैं तो 1 ही इंटीजर जनरेट होगा। 1.7 मतलब 1 ही जनरेट होगा, और 1.5 मतलब अभी भी 1 ही जनरेट होगा। अब यहां से देखो, जब माइनस का 1/2 ले लिया तो ये -1 देगा, माइनस का 1/3 भी -1 देगा, और √3 बच्चा कितना दे देगा? -2 दे देगा। सेम प्रोसेस एंड सो ऑन। बच्चा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज्यादा गहरी बात है। ये देखो एक ब्लॉक ये तैयार हुआ, ठीक है। अब एक ब्लॉक आपको अच्छी तरह से पता है, एक ब्लॉक ये तैयार हुआ है, और ये भी तो जो सेट बी है वो भी तो आ रही है। ये जो बाद वाला है वो बी के अंदर होता है, जो पहले वाला है वो ए के अंदर होता है। तो ये जो बच्चा बी है, ये भी जब सेट रियल नंबर आ रहा है तो इसके अंदर भी सब कुछ होगा भाई। इसके अंदर 1/2 भी होगा, √2 भी होगा, 0 भी होगा एंड सो ऑन, माइनस का 1/2 भी होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। मगर देखो, क्या जो हमें इस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब देखो, क्या रेंज में 1/2 जनरेट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1/2 तो खुद ही फ्रैक्शन है, जबकि इसका तो नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देखने को मिलती है। तो अब जबकि ये क्या है? ये 1 नहीं है। ये क्या है? ये 1 नहीं है। तो हम क्या बताते हैं? फॉर एवरी बाई एरो डायग्राम, फॉर एवरी रियल वैल्यू क्यों लिया गया है? क्योंकि यहां पर आर है। फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ सेट बी देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 रियल वैल्यू इन सेट ए। देयरफॉर क्या कहा? देयरफॉर आर इज नॉट, हाँ बच्चा, क्या हो जाएगा? 1 आर 1 नहीं है। सेकेंड हेडिंग अब हम क्या डालते हैं? एफ इज ऑन टू। अब बच्चा, जब ऑन टू की हमने बात की तो यहाँ से यार साफ साफ पता चल रहा है, इसके अंदर 0 है, 1 है, -1 है, -2 है, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंटीजर के अंदर आते हैं। तो क्लियरली पता है कि जो रेंज है वो क्या है? वो बच्चा रेंज आपकी आ रही है सेट ऑफ इंटीजर। जबकि आपको जो कोडोमेन दिया गया है वो कोडोमेन आपको क्या दे दिया गया है? कोडोमेन दे दिया गया रियल नंबर आर। जब सेट और सबसेट पढ़ा था तो वहां पर इस चेन को समझाया था कि z इज अ सबसेट ऑफ r, ठीक है। नो डाउट z इज अ सबसेट ऑफ r, और z अगर सबसेट है r का तो इससे क्या पता चल रहा है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन की किसकी कंडीशन होती है? इनटू की कंडीशन होती है। मगर याद रखना कि आप कभी भी क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं चेंज करेंगे। अगर वो बोल रहा है कि नॉट ऑन टू तो आप वहां पर इनटू नहीं मेंशन करेंगे। क्या बताएंगे? दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या चीजों को आप अच्छी तरह से गेन कर पा रहे हैं? फिलहाल मेरे पास इतने ही डाउट्स आए थे, मैंने इतने डाउट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। कभी भी रिलेशन एंड फंक्शन में कोई दिक्कत आए, कभी भी फंस जाना, तो आप हमेशा एरो डायग्राम, फंक्शन में तो मस्ट है, एरो डायग्राम बना दोगे तो चीजें एकदम क्लियर कट आपको दिखने लगेंगी। एरो डायग्राम बिल्कुल यूनिक मेथड है, ठीक है। तो बच्चा, आज की क्लास को इसी जगह से रोकते हैं। फिलहाल आपके डाउट्स जितने भी हैं मैं कोशिश करूंगा क्लियर करता रहूं। फिर भी आप वीडियोस को वॉच करते रहें, और कोई भी डाउट हुआ करे देन फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज विया कमेंट, ठीक है। आप कमेंट के थ्रू अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं, जितनी भी क्वेरीज आती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनका रिप्लाई कर पाऊं, और शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेरी गया होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा। तो अगर आप वीडियोस को वॉच कर रहे हैं प्रॉपर्ली, और अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।